चलिए सुनते हैं आज की एक और नई कहानी। कहानी का नाम है विधवा की भरी जवानी। यह कहानी एक रियल घटना पर आधारित है। कहानी को पूरा जरूर सुने। तो कहानी शुरू करते हैं। शादी के बाद अनीता कितनी खुश थी। उसका पति राजू उसे जी जान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। वह खुद तो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन अनीता पर खरोंच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले अनीता की एक झलक पाने को तरसते थे, पर अनीता की यह खुशी ज्यादा टिक न सकी। राजू खेत में काम कर रहा था, वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी अनीता विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि राजू तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर अनीता ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तड़प का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज अनीता के कानों से टकराती तो उसके सीने में हुक सी उठती। पर वह करती भी तो क्या करती। जिस अनीता की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही अनीता अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़के छींटाकशी भी करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी का अनीता अपने को कोसकर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी अनीता, बीडीओ दफ्तर से राजू के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है, तुम कल बीडीओ साहब से मिल लेना। अगले दिन अनीता ने बीडीओ दफ्तर जाकर बीडीओ साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। बीडीओ साहब ने पहले तो अनीता को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा। उस पर अनीता के अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। अनीता बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद अनीता फिर बीडीओ दफ्तर पहुंच गई। बीडीओ साहब ने अनीता को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। अनीता ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी। ऐसे ही ठीक हूँ। बीडीओ साहब ने अनीता का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठी अनीता के चेहरे पर चमक थी। वो यह सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे। उधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नजरों से अनीता का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद बीडीओ साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है। बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक 1 नंबर का घूसखोर है। वो कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूंगा। अनीता थोड़ी ना उम्मीद तो जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल जरूर आइएगा। इतना कहकर अनीता मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज अनीता ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले हैं, इसलिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बीडीओ साहब दोपहर ठीक 12 बजे अनीता के घर पहुंच गए। अनीता ने बड़े अदब से बीडीओ साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वह काफी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ, बीडीओ साहब ने कहा। मना करने के बावजूद अनीता चाय बनाने अंदर चली गई। उधर अनीता को देखते ही बीडीओ साहब अपने होशो हवास खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे कि कब अनीता को अपनी बाहों में समेट लें। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी ही अनीता चाय लेकर आ गई, लेकिन बीडीओ साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और अनीता को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाख कोशिशों के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट न सकी। बीडीओ साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख अनीता, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि अनीता ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन अनीता बिफर गई और बीडीओ साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 10,000 रुपए में बिक जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग